नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में साथियों हम जानेंगे भारत में कृषि अर्थशास्त्र के जन्मदाता, किसानों के मसीहा और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह के जीवन और संघर्ष के बारे में। चरण सिंह आजीवन गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, जातिवाद और जमींदारी जैसी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। साथियों, चौधरी साहब स्वयं एक भूमिहीन किसान के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में चलकर जमीन खरीदी और जमीन का जो महत्व है उस महत्व को जाना और भूमिहीन लोगों के लिए जमींदारी निरसन अधिनियम, उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट को भी लागू किया और जीवन भर वो किसान के हित में, उसके अपलिफ्टमेंट में, उन्नयन में, उसकी प्रगति के लिए सोचते रहे, चिंतन करते रहे और काम करते रहे तथा लेखन से भी जुड़े रहे। एक भूमिहीन किसान के घर जन्म लेने वाले चरण सिंह न केवल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपितु अनेक कैबिनेट मंत्रियों के सलाहकार भी रहे, सचिव भी रहे। उन्होंने आज़ादी से पूर्व अपना ये संघर्ष शुरू किया और आज़ादी के 4 दशकों बाद, हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी से 4 दशक पहले और आज़ादी के 4 दशक बाद तक उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। साथियों, चौधरी चरण सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे जो हमेशा पठन पाठन और लेखन में व्यस्त रहते थे। साथियों, चौधरी चरण सिंह के द्वारा किसानों के हितों के लिए न केवल लेखन का कार्य किया गया अपितु वो किसान संगठन के लिए और उनको मजबूत बनाने के लिए भी कार्य करते रहे। उन्होंने अपनी बौद्धिक विरासत के रूप में किसानों के उत्थान हेतु अनेक पुस्तकों का लेखन कार्य किया, जो आज भी भारतीय किसान की दशा और दिशा बदलने के लिए प्रासंगिक हैं। परंतु भारतीय सत्ता इस बात को आज भी स्वीकार नहीं कर रही है और यही किसान की दुर्दशा का आज भी मुख्य कारण बना हुआ है। आइए साथियों जानते हैं चरण सिंह के द्वारा अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए और उनका जीवन चक्र कैसा रहा है। साथियों, चौधरी चरण सिंह जैसा पहले बताया गया, उनका जन्म एक भूमिहीन किसान के परिवार में हुआ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा भूपगड्डी से प्राप्त की और स्कूली शिक्षा 15 किलोमीटर दूर मेरठ शहर से प्राप्त की। उस समय 9वीं क्लास से विषयों का विभाजन हो जाता था, अतः उन्होंने शुरुआत में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय में रुचि दिखाई। उन्होंने आगरा कॉलेज आगरा से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे गांधी जी के यंग इंडिया और लेखन से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने जाति व्यवस्था की, भेदभाव की व्यवस्था का और कट्टरता का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हॉस्टल में वाल्मीकि द्वारा तैयार किए गए भोजन को ग्रहण किया, जिसकी वजह से हॉस्टल के साथियों ने उन्हें भोजन करने से मना कर दिया, परंतु वे अपने इरादों पर हमेशा अटल रहे। साथियों, चरण सिंह ने आगरा कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 1925 में रोहतक जिले के ग्राम गढ़ी कुंडल की गायत्री देवी से उनका विवाह हुआ। गायत्री देवी ने कन्या महाविद्यालय से हाई स्कूल पास किया और वे एक आर्य समाजी परिवार से थी। वो स्वयं भी शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। मेरठ कॉलेज से चरण सिंह ने LLB कानून यानी वकालत की डिग्री हासिल की
और वकालत के पेशे को अपनाया। चौधरी चरण सिंह की कुल 5 संतानें थीं। मेरठ जिले के गाजियाबाद में वकालत की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की। चरण सिंह 1929 से लेकर 1967 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। इसके साथ ही आर्य समाजी संस्थाओं के भी वो सक्रिय सदस्य रहे। 1931 मेरठ जिला बोर्ड के चुनाव में चौधरी चरण सिंह का निर्विरोध रूप से चुनाव हुआ। उन्होंने कम्युनल अवार्ड का प्रतिरोध भी किया। गाजियाबाद में अनेक ऐसी शोषणकारी परंपराओं का और अनेक लोग जो शोषण के चंगुल में फंसे हुए थे, उन्हें मुक्ति दिलाने में भी कार्य किया। 34 वर्ष की आयु में संयुक्त प्रांत विधानसभा के समिति के वो सदस्य भी बने। इसके साथ साथ वो छपरोली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार चुने गए। 1937, 1946 आज़ादी से पहले, 1952, 57, 62, 67, 69 और 74, 6 बार आज़ादी के बाद। वो 3 बार भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। विधानसभा में बहुमुखी ग्रामीण और किसान समर्थक कानून और कांग्रेस विधानमंडल दल में प्रगतिशील प्रस्ताव तैयार किए, पेश की तथा राज्य कांग्रेस के नेतृत्व की नज़रों में अपनी जगह बनाई। चौधरी चरण सिंह के द्वारा 1938 में अनाज विक्रेताओं व्यापारियों के विरुद्ध अन्न उत्पादों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए प्राइवेट बिल, कृषि उत्पाद विपणन बिल को भी प्रस्तुत किया गया। इन्हीं से प्रेरित होकर 1940 में सर छोटू राम के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मंडी समिति कानून को पारित किया। चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़े लेखक थे, जिन्होंने 1939 में हिंदुस्तान टाइम्स एवं लखनऊ में अनेक समाचार पत्रों में संपादकीय लिखते रहे। लैंड यूटिलाइजेशन बिल तैयार किया, जिसके माध्यम से जमीन जोतने वाले को ही उस जमीन का वास्तविक प्राधिकार मिल जाए, ये उनकी सबसे बड़ी देन थी। चरण सिंह ने पहली बार 1939 में कांग्रेस विधानमंडलों में कार्यकारिणी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि सार्वजनिक क्षेत्र में किसानों के बच्चों को 50% स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उनकी दशा और दिशा को बदला जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति के मामलों को छोड़कर शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में जाति के उल्लेख का प्रतिरोध किया। संयुक्त प्रांत कृषक एवं खेती ऋण विधेयक मुक्ति विधेयक तैयार किया, जिसे यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देकर वे गाजियाबाद से मेरठ शहर चले गए। फरवरी 1939 को 5वीं संतान अजीत का जन्म हुआ। 1940-41 में जब गांधी के नेतृत्व में विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, तो उन्हें भी तीसरी बार जेल में जाना पड़ा। इस दौरान उन्होंने जॉन स्ट्रेची की दी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशलिज्म, एडगर स्ट्रो की रेड स्टोर ओवर चाइना, सिडनी और बिट्राइस वेव की सोवियत कम्युनिज्म, एमिल वर्न्स की हैंडबुक ऑफ मार्क्सिज्म, जीडीएस कॉल की प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स जैसी किताबों का विस्तृत अध्ययन किया और जेल में अपने बच्चों को पत्राचार के रूप में प्रेषित हिंदी शिष्टाचार पुस्तक भी लिखी। 1943 में चौधरी चरण सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान उन्हें 13 माह जेल की यातनाओं को भी सहन करना पड़ा। चौधरी चरण सिंह के 6 संतान थे। 6वीं अंतिम संतान शारदा का जन्म 23 दिसंबर 1942 को हुआ। प्रशासन को अधिकाधिक प्रतिनिधि मूलक और उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से सरकारी सेवाओं में किसानों को, जो संयुक्त प्रांत की ग्रामीण जनसंख्या में 85% थे, नौकरी देने के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह के द्वारा ZLRC के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन का जिम्मा सौंपा गया, जिसको काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। 1947 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी टू अल्टरनेटिव का प्रकाशन किया गया, और विच अल्टरनेटिव सिस्टम टू अडोप्ट भी जिसे के नाम से भी जिसे जाना जाता है। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह के द्वारा जमींदारी उन्मूलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी का जबरदस्त प्रतिरोध किया और आजीवन वे अपने इन्हीं सिद्धांतों पर कायम भी रहे। वे कृषि, पशुपालन, सूचना मंत्री के पद पर कार्यरत किया। राजस्व, अल्पता, कृषि, गन्ना विकास, खाद्यान्न विकास, पशुपालन मंत्री और उसके मुख्य सहयोगी सचिव के रूप में भी चौधरी चरण सिंह के द्वारा लंबे समय तक कार्य किया गया।
भूमि संशोधन बिल को लेकर पटवारियों ने प्रतिरोध किया, इसलिए उन्होंने पटवारियों के स्थान पर लेखपालों को नियुक्त किया और पटवारियों को बड़ी संख्या में बर्खास्त भी कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने अनुसूचित जाति की के लिए नौकरियों में 18% आरक्षण का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने खेती किसानी का ध्यान रखते हुए पहली बार मृदा मिट्टी जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश भूमि जल संरक्षण कानून बनाया। 2015 में मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की जो बात कही, वह आज से दशकों पहले, लगभग 7-8 दशक पहले चौधरी चरण सिंह के विजन में था। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों में मृदा परीक्षण योजना और कृषि को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की वकालत की। 1954 में उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को भी एक कानून बनाने का प्रस्ताव भेजा, हालांकि उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में राजस्व अल्पता व्यापार विभाग के कैबिनेट मंत्री के साथ रहकर लंबे समय तक कार्य किया। 1956 में वेदर कोऑपरेटिव फार्मिंग पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 1957 में अग्रेरियन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश पुस्तिका का प्रकाशन किया। इसके साथ ही वो लंबे समय तक अनेक पदों पर और मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक कार्य करते रहे। 1959 में जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन किया। साथियों, खेती किसानी के साथ उनका भूमिहीन जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके प्रति भी पूर्ण वफादारी थी, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को ज़मीनें मिली। 1964 में कृषि विपणन अधिनियम के लिए अड़ गए, अपनी बात पर कायम रहे। उत्तर प्रदेश में 7वीं संसदीय सचिव लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गए, तो कृषि पशुपालन मत्स्य पालन मंत्रालय उनसे वापस ले लिया गया। 1967 में वन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई। इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन हुआ। साथियों, इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह अपने सिद्धांतों पर हमेशा कायम रहे और अपने सिद्धांतों के लिए वो न पद की परवाह करते थे, न प्रतिष्ठा की परवाह करते थे, ना ही पैसे की परवाह करते थे। जैसा पेरियार ने कहा, पद प्रतिष्ठा और पैसे समाज के लिए तपेदिक या क्षय रोग की बीमारी हैं। उस बीमारी से चौधरी चरण सिंह हमेशा दूर रहे। उन्होंने खेती और उसकी जीवन गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कृषि, ग्रामीण विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों की समर्थक नीतियों का समर्थन किया, ताकि किसान की दशा और दशा में बदलाव हो सके। साथियों, चौधरी चरण सिंह 1967 में पटना में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस जनों भारतीय क्रांति दल बीकेडी का गठन किया और बीकेडी के विलय हो गया। अप्रैल 1969 में उन्होंने पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की। आगे चलकर ये अन्य दलों के साथ मिलकर जनता दल के रूप में भी उन्होंने इसका गठन किया, जिसमें बीकेडी का अच्छा प्रदर्शन इस ओर उनको बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। वे कांग्रेस से हटकर एक जो सोशलिज्म का उनका आइडिया था, समाजवाद का आइडिया था, उसकी ओर बढ़ रहे थे। जो भूमिहीनों को हजारों एकड़ भूमि के वितरण का अधिकार मिले, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों छात्र संघों की अनिवार्य सदस्यता को स्वैच्छिक बनाया जाना, चरण सिंह के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर देना, चरण सिंह मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया, सभी विधायी परंपराओं कानूनी विरुद्ध राष्ट्रीय शासन थोप दिया गया। एक माह बाद राष्ट्रीय शासन की समाप्ति, कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों द्वारा इसरार करने के बावजूद उन्होंने एसवीडी सरकार का मुखिया बनने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को नई सरकार गठन के लिए अपना समर्थन प्रस्तावित किया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ संसदीय चुनावों की घोषणा की। 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। साथियों, अगस्त 1974 जनतांत्रिक राष्ट्रवादी कदम उठाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प हेतु बीकेडी, स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, राजनारायण उत्कल कांग्रेस, बीजू पटनायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल बलराज मधोक, किसान मजदूर पार्टी और पंजाबी खेतीबाड़ी यूनियन के विलय के साथ भारतीय लोक दल का गठन हुआ। इसमें मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, नानाजी देशमुख और राजनारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन हुआ, परंतु इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया और आपातकाल के दौरान उन्हें 10x16 फीट के बिना खिड़की के कमरे में रखा गया, जिसमें 4x6 फीट का शौचालय था। यहीं पर उन्होंने यानी चौथी बार वो जेल गए, आज़ादी की पहले 3 बार और आज़ादी की बाद पहली बार यानी चौथी बार अपनी पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखन की शुरुआत की, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है।
इसके साथ ही उन्होंने 18 जनवरी 1977 के चुनाव में घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष में जान पड़ गई। उत्तरी भारत में संयुक्त जनता पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व लेने के लिए मोरारजी देसाई को अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह को उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे। 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 केंद्रीय वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी मंत्रिमंडल में वापसी। 28 जुलाई 1979 अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी, छोटे दल, अल्पजीवी गठबंधन और इंदिरा गांधी के 33 सांसदों से बाहर समर्थन भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली, लेकिन इंदिरा गांधी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने से इनकार कर दिया और यही इनकार करना, सिद्धांतों पर कायम रहना, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, पद, प्रतिष्ठा और पैसे से उनको कोई मोह नहीं था। सिद्धांत रहने चाहिए, भले ही अपना बाग पूरा उजड़ जाए। बागपत उत्तर प्रदेश से दूसरी अवधि के लिए संसद चुने गए और लोकदल राष्ट्रीय वोटों का 9.4%, सांसद की 41 सीट जीतकर कांग्रेस आई के बाद संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर का नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशन हुआ। साथ ही आगे चलकर लोकदल में विभाजन हो गया। 1984 में उन्होंने सिख उग्रवाद का सार्वजनिक रूप से प्रतिरोध किया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी घृणित हत्या कर दी गई और जनता ने उनके पुत्र राजीव गांधी को 411 सीटों के साथ ऐतिहासिक महाविजय प्रदान की। चरण सिंह अपनी पार्टी के 3 सांसदों सहित बागपत से तीसरी और अंतिम बार सांसद चुने गए, लेकिन 1985 में उन्हें मस्तिष्क का आघात लगा और जिसने अगले 18 माह के लिए उन्हें निष्क्रिय बना दिया। अंततः 29 मई 1987 को भारत रत्न धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया, लेकिन वो मरे नहीं। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि के पास में किसान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और वे सदा के लिए अमर हो गए। ये थे साथियों चौधरी चरण सिंह। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, जातिवाद, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आजीवन संघर्ष करने वाले भारत रत्न विजेता चौधरी चरण सिंह की जीवन संघर्ष की संक्षिप्त कहानी मैंने आपके साथ साझा की। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।